अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, एक पैगाम तो इमरान खान को दिया गया था कि आप माफ़ी मांगे, और एक दूसरा पैगाम भी जारी किया गया है बाकी सबके लिए कि जिस तरीके से चल रहे हो ऐसे ही चलना है। जो आपको कहा जाएगा मनो अन तस्लीम करना है। अगर इधर उधर देखने की कोशिश की, अगर कोई हैंकी बैंकी लगाने की कोशिश की तो बड़े बड़े तुरम खान रगड़ दिए जाएंगे। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये फैसल वाडा साहब के अल्फाज हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर एक मैसेज कन्वे कर दिया है। अब ये मैसेज क्यों दिया गया है, इसकी क्या ज़रूरत पेश आई है, ये तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। कल का दिन इंतहाई अहम दिन है। कल दो काम होने के लिए जा रहे हैं। पहले नंबर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के 9 मई के 8 मुकदमात के ऊपर समाअत होनी है। पिछली समाअत में चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने कहा था कि केस के मेरिट्स को आपने डिस्कस नहीं करना। अब देखते हैं कि कल किस चीज़ को डिस्कस किया जाएगा। और दूसरे नंबर पे इमरान खान की फैमिली और इमरान खान के वकला कल अडयाला जेल में इमरान खान के साथ मिलेंगे, और अगर उनको मिलने की इजाज़त मिलती है, वो अडयाला जेल के अंदर जाते हैं, तो वो जाकर बताएंगे कि खान साहब आपसे माफ़ी का मुतालबा किया जा रहा है, आपको मशवरा दिया जा रहा है कि आप माफ़ी तलाफ़ी करें वरना आपको जुल्फ़कार अली भुट्टो बना दिया जाएगा। आपको मशवरे दिए जा रहे हैं। तो अंदर से कल इमरान खान साहब का डायरेक्टली जवाब आएगा इस माफ़ी वाले मामले के ऊपर। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक अहम तरीन मशवरा भी दिया गया है। ये जो सारा माफ़ी वाला सिस्टम चला कि ये काम आपको ज़रूर करना चाहिए। एक सहाफ़ी ज़ईम लगारी, उनको गिरफ्तार किया गया, आज उनको अदालत के अंदर पेश किया गया है। उन्होंने अहम तरीन पैगाम जारी किया, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा की इस वक्त क्या सूरत हाल है, स्पेशली आज सवाबी से कुछ इतलात मौसूल हुई हैं, आज़ाद कश्मीर से कुछ इतलात मौसूल हुई हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। गुजारिश करूँगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुँचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे सुहेल वड़ाइच साहब ने एक कॉलम लिखा जो माफ़ी वाला पूरे पाकिस्तान के अंदर वो फैल गया कॉलम। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब ये चाहिए कि वो जो हर हफ्ते सहाफ़ी जाते हैं ना मुलाकात करने के लिए अडयाला जेल के अंदर, शिफा यूसुफ जई गई, नहीं मिलने दिया गया, मज़हर बरलास गए, नहीं मिलने दिया गया, अतर काज़मी गए, नहीं मिलने दिया गया, अभी हाल ही में शाकर महमूद अवान गए, उनको नहीं मिलने दिया गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि सुहेल वड़ाइच साहब का नाम उनसे बात करके डिस्कस करके उनका नाम लिस्ट के अंदर डालें, और सुहेल वड़ाइच को कहें कि भाई अपना कॉलम जो लिखा ना, 2 कॉलम लिखे हैं, तीसरा उन्होंने आज लिखा है, और आज का कॉलम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। वो सारे के सारे कॉलम लेकर जाएं ज़रा इमरान खान के पास, और इमरान खान को कहें कि ये मेरा आपको मशवरा है। तो फिर सुहेल वड़ाइच साहब बाहर आकर बताएं कि इमरान खान आगे से जूता किस स्टाइल में उतारते हैं। क्योंकि सुहेल वड़ाइच साहब ने पहले ये बताया था कि एक दफ़ा एक बंदा गया, गालिबन अली अमीन गंडापुर साहब, इमरान खान को कहा कि बनी गाला आ जाएं, वहाँ पर आके रहें। तो इमरान खान ने आगे से जूता उतार लिया था कि ये डील शील तो मैं नहीं करूँगा, ये माफ़ी वाला तो कोई चक्कर ही नहीं है, ये तो मैं नहीं मांगूंगा। ये तो इमरान खान साहब वाज़ह तौर पर बता चुके हैं। तो अब अलीमा खान साहिबा की मुलाकात कल देखते हैं होती है या नहीं होती। अगर मुलाकात हुई तो फिर माफ़ी वाले मामले पे अंदर से बाकायदा तौर पर बड़ा क्लियर कट जवाब आएगा, इमरान खान साहब जवाब देंगे। और सुहेल वड़ाइच साहब को अगर इजाज़त मिलती है, वो अगर जाते हैं जिस दिन साफ़ियों की मुलाकात होनी है, वो अंदर अगर मिलने के लिए जाते हैं, तो फिर तो सोने पे सुहागा है। हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत इनको भेजे। और मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ, चले और किसी के ऊपर आपको इत्मीनान नहीं, तो जिन सहाफ़ियों को आपने तमगे दिए हैं, जिनको आपने नवाजा है, जिनके बारे में आपने कहा जिन्होंने कौम की बड़ी खिदमत की है, उनको भेज दें अडयाला जेल के अंदर। वो जाके ज़रा इमरान खान साहब से मिलें, और फिर सहाफ़त का तकाजा ये है कि अंदर जो कहा जाए मनो अन उसको बाहर आकर छाप दिया जाए, बताया जाए बाहर आकर के इमरान खान साहब अंदर ये कह रहे हैं। तो देखते हैं क्या क्या होता है। इमरान खान साहब के जो 9 मई के 8 मुकदमात हैं, उनकी कल समाअत होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। याह्या अफरीदी साहब समाअत करेंगे। देखते हैं कि कल क्या होता है। ये अहम तरीन समाअत है, और ये समाअत ये माफ़ी वाले मामले के बाद हो रही है। तो देखते हैं कि ये हालात किस तरफ जाते हैं। अब आगे आ जाए जी। फैसल वाडा साहब ने एक बड़ी अहम बात की, ज़रा गौर से सुनिएगा, और फिर आपको बताता हूँ कि ये बात की क्यों गई है। फैसल वाडा साहब ने कहा है कि तमाम मुनाफिक सियासतदान और दीगर अपनी सिमत ठीक कर लें, वरना पाकिस्तान की तरक्की का जो तसलसल जारी है उसमें रुकावट पैदा करने वाले बड़े बड़े तुरम खान रगड़ दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि सबको मेरी बात सही तरह समझ आ रही है। देखें,
एस्टेब्लिशमेंट ने जब अपना कोई सख्त पैगाम डिलीवर करना होता ना, स्पेशली सियासतदानों के लिए, तो उस वक्त हमें टीवी स्क्रीनों के ऊपर नजर आते हैं फैसल वाडा साहब। ठीक है जी, फैसल वाडा साहब टीवी स्क्रीन पे आ जाएंगे, कोई ट्वीट कर देंगे, ठीक है, और बताएंगे कि भाई क्या हालात हैं, क्या मामलात हैं। वो आपको पता है ना, असद कैसर साहब ने कहा था कि हम कौम से माफ़ी मांगते हैं कि हमने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी थी, तो तब फैसल वाडा ने ट्वीट किया था कि एक्सटेंशन नहीं, तसलसल, और ये जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा, ये उन्होंने उस वक्त ट्वीट किया था। तो अब फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि बड़े बड़े तुरम खान रगड़ दिए जाएंगे। अब इसमें दो ग्रुप्स हैं, एक उन्होंने सियासतदानों का नाम लिया, मुनाफिक सियासतदानों का नाम। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में आपने लिखना है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुनाफिक सियासतदान कौन है, ठीक है। और दूसरा उन्होंने कहा जी दीगर। अब दीगर जो है वो कौन से लोग, ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं शायद, क्योंकि पिछले दिनों ये खबर आई थी कि लिस्टें बन रही हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं वो जाके दूसरे मुल्कों के अंदर जायदादें खरीद रहे हैं और वहाँ पर बड़े मामलात हो रहे हैं, तो शायद उनको ये पैगाम दिया गया। बहरहाल फैसल वाडा साहब की जानब से पैगाम दे दिया गया, और ये पैगाम, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, डायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट की जानब से है। और आगे जो दो अहम तरीन काम होने के लिए जा रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक तो चैम गोइयाँ हो रही हैं 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कि 27वीं आईनी तरमीम आनी है, उसमें बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ हैं, और ऐसी तब्दीलियाँ हैं कि शायद वो शरीफ ख़ानदान को भी मंजूर ना हो और जरदारी ख़ानदान को भी मंजूर ना हो। तो उससे पहले ये ग्राउंड बनना शुरू हो गई है कि जो आपको कहा जाएगा मनूअन आपने करना, वरना रगड़ा लगेगा। और दूसरे नंबर पे बहुत से लोग जो हैं वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, उनकी एक्सटेंशन का क्या बनेगा, क्या उनको एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या हालात वाक़यात होंगे। तो मैं ये चीज़ आपको बता दूं, एक्सटेंशन उनको मिल चुकी है, अगले 2 साल तक वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं। लेकिन दरमियान में एक छोटी सी चीज़ है कि नोटिफिकेशन एक दफ़ा निकालना पड़ेगा, बस ये नोटिफिकेशन निकालना है। तो जिसको ये लगता है जी शहबाज शरीफ नोटिफिकेशन नहीं निकालेगा, नवाज शरीफ डट के खड़ा हो जाएगा, उन लोगों की भाई बहुत बहुत बड़ी भूल है। नवाज शरीफ साहब ने अपने भाई के लिए और अपनी बेटी के लिए जो कंप्रोमाइज़ किया है, नवाज शरीफ के लिए वापसी का किसी किस्म का कोई रास्ता नहीं है। वापस मुड़ना तो बड़ी दूर की बात है, अगर ऐसे उन्होंने देखा भी ना तो फिर उन्होंने कह दिया कि भाई रगड़ दिए जाओगे। तो खेल जो है एक दिलचस्प मरहले के अंदर दाखिल हो चुका है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। 9 मई के केस के हवाले से जो फैसला सुनाया गया था उसकी तफसीलात जारी कर दी गई हैं, और हैरान कुन तौर पर यह लिस्ट एक आपके सामने रख देता हूं मैं। देखें आप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा है आयशा भुट्टा, ठीक है जी, उनसे किसी किस्म की कोई रिकवरी नहीं हुई, लेकिन 10 साल की कैद की सज़ा उनको सुनाई गई है सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने नारे लगाए हैं। तो नारे लगाना उनका जुर्म ठहरा, उस वजह से उनको सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा सादिया नाज, उनका जुर्म यह था कि वो मौके के ऊपर मौजूद थी, तो ये इनके जुर्म है जिस वजह से इनको 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। एक वीडियो है जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है एक नौजवान की, जिसमें वो कह रहा है कि भाई मेरा किसी पार्टी से कोई तल्लुक नहीं है, मैं हॉस्पिटल में अपनी वालदा के पास था, लेकिन मुझे भी 9 मई के केस के अंदर डाला गया, डराया गया, धमकाया गया। उसने अपना हाथ भी दिखाया, उसने कहा कि देखो मेरे हाथ की जो फिंगर है इसको काटा गया है। 9 मई के केसेस के अंदर उसको गिरफ्तार किया गया, डराया गया, धमकाया गया, कहा कि वीडियो रिकॉर्ड करवा के मैसेज जो है वो हमें दो कि तुम इसके अंदर मुलव्वस हो। वो उस नौजवान की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल है। उसने कहा जी हमें तो पता ही नहीं था ये सियासत होती क्या है, हम तो जानते ही नहीं थी ये करप्शन होती क्या है। उसने कहा हमें तो बताया आके इमरान खान ने कि क्या करप्शन होती है, किस तरीके से मुल्क और कौम को लूटा गया है, कैसे इस कौम का पैसा चोरी करके बाहर जाके मोहल्लात तमीर किए गए। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है इस वक्त सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म के ऊपर। आगे आ जाए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक मुतहर्रिक कारकुन वकील हैदर मजीद, जिनको हाल ही में रिहाई मिली, उन्होंने आज अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर एक अहम तरीन पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा जी 2 साल नाकर्दा गुनाह की सज़ा काटने के बाद आप दोस्तों ने जिस मोहब्बत से मेरा इस्तकबाल किया वो नाकाबिले बयान है। बेशक आप दोस्तों की मोहब्बत ने मेरे हौसले में इजाफा किया। मैं आप दोस्तों को खराज तहसीन पेश करता हूँ और आप तमाम दोस्तों की मोहब्बत का ममनून हूँ। ये उन्होंने एक पैगाम जारी किया और उन्होंने ये भी बताया कि मैंने जेल के अंदर से पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के नाम बाकायदा तौर पर एक ख़त लिखा हुआ, लेकिन वो ख़त आज तक जो है वह मंजर आम नहीं आ सका जो उन्होंने जेल के अंदर बैठ के लिखा था। हमाद अजहर साहब, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है।
उन्होंने कहा जी सुहेल वड़ाइच के रिमार्क्स ने फौजी एस्टेब्लिशमेंट को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। उनके अल्फाज तकब्बर से लबरेज थे जिसने अवाम में शदीद गम व गुस्सा पैदा कर दिया अवाम के अंदर। ये जो सुहेल वड़ाइच साहब ने कॉलम लिखा है, ठीक है। इसी हवाले से मतीउल्लाह जान ने एक बड़ी अहम बात की, बल्कि उन्होंने एक तहरीर लिखी है, उस तहरीर का नाम है निक्की जई हाँ। उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर मौजूद है, अगर टाइम मिले तो जाकर ज़रूर पढ़िएगा। लंबी है लेकिन मैं उसका एक इंपॉर्टेंट जो पैरा है वो आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि सुहेल वड़ाइच ने इमरान खान को बाकायदा माफ़ी मांगने का मशवरा देकर खुद को सितारा इम्तियाज़ का हकदार साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे चरब जुबान, चरब दिमाग और चरबा साज सहाफ़ियों ने हमेशा ऐन उस वक्त सियासत की पीठ में सहाफ़त का छुरा घोंपना अपना फ़र्ज समझा है जब इस्टेब्लिशमेंट बंद गली में दाखिल हो गई हो। ये मतीउल्लाह जान साहब कह रहे हैं। निक्की जई हाँ उन्होंने एक तहरीर लिखी है, उसका ज़रूर पढ़िएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मजीद वो कहते हैं मतीउल्लाह जान के इमरान खान ने जिस तरीके से 2 साल जेल काटी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम जद्दोजहद पर हावी है। उन्होंने कहा जी मुझे नहीं लगता कि इमरान खान कभी इस पेशकश को कबूल करेंगे कि इमरान खान कभी माफ़ी मांगेंगे। मजीद वो कहते हैं कि इमरान खान की स्ट्रेटजी में सबसे ज़्यादा कलीदी किरदार उनकी फिटनेस का है, जिसका उन्होंने जेल में भी भरपूर ख्याल रखा हुआ है। जेल में रहने के बावजूद उनकी सेहत जरदारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से बेहतर है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने भी अब सोचे समझे प्लान के तहत कहना शुरू कर दिया है कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। वो ग्राउंड बना रहे हैं ताकि खुदा न खास्ता उनको कुछ हो जाए तो हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम ना आए। ये उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है। मजीद आगे आ जाए जी, हफीजुल्लाह न्याजी उन्होंने एक बड़ी अहम बात की एक टीवी शो में। उन्होंने कहा जी एस्टेब्लिशमेंट बड़ी शिद्दत से इमरान खान से माफ़ी मंगवाना चाहती है। इमरान खान से एस्टेब्लिशमेंट को माफ़ी की क्या ज़रूरत है मुझे नहीं पता, लेकिन इमरान खान ने पहले दिन से वाज़िया किया हुआ है कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा कि शायद एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि वो माफ़ी के ज़रिए तहरीक इंसाफ में डंट डाल सकती है और साइज़ जो है उसको कम किया जा सकता है, साइज़ कट किया जा सकता है। लेकिन देखें एक चीज़ तो सबको वाज़ेह है कि भाई जो तहरीक इंसाफ है ना वो सारी की सारी इमरान खान, लोग इमरान खान के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए। ऐसा नहीं है कि इमरान खान साइड पे होंगे तो कोई और आके तहरीक इंसाफ को संभाल लेगा, ये नामुमकिनात में से है। इमरान खान ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ को इस हवाले से एक अहम तरीन मशवरा भी दिया गया और ये मशवरा दिया है जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने। उन्होंने कहा जी अदालतें अगरचे कैंगरो कोर्ट्स बन गई हैं लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को चाहिए कि वो अपने असीर बानी लीडर को मिलने वाली ये धमकियां अदालत के नोटिस में ज़रूर लाएं कि इमरान खान को कहा जा रहा है कि माफ़ी मांग लें, ये ना हो कि दोबारा जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला सान्या हो जाए। ये इमरान खान को कहा जा रहा है, डिलीवर किया जा रहा है। तो ये उन्होंने कहा जी ये चीज़ें पाकिस्तान की अदालतों के नोटिस में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे आ जाए जी, ये जो सुहेल वड़ाइच ने एक बहुत बड़ा तीर मारा है, इस हवाले से एक अहम तरीन चीज़ आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। ये एक छोटी सी गेम है जो आज मैं और आप मिलकर खेलेंगे और फिर आपने सिर्फ जवाब देना है इस गेम का कमेंट बॉक्स के अंदर। सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं कि उसने जेल के अंदर मुदाफाना मुज़ाहमत शुरू कर रखी है। वो हरफ शिकायत ज़ुबान पर नहीं लाता, बीमारियों का इलाज करवाने के लिए भी तैयार नहीं है और हस्पताल शिफ्ट होने को भी तैयार नहीं है। वो हुकूमत की मर्जी की डील को भी तैयार नहीं है। वो हमेशा से ज़िद्दी था और अब भी ज़िद्दी है। खामोश हो गया मगर मौक़िफ़ बदलने को तैयार नहीं। वो जारहियत नहीं कर रहा मगर सरेंडर करने को भी तैयार नहीं। वो ताहाल जीत नहीं सका मगर वो शिकस्त तस्लीम करने को भी तैयार नहीं। ज़रा अंदाज़ा लगाएं, ये मैंने गेम बता दिया आपको, अंदाज़ा लगाएं कि ये सुहेल वड़ाइच ने किसके बारे में लिखा है। बहुत से लोगों को लगेगा कि ये इमरान खान के बारे में लिखा है। नहीं भाई, 2019 में सुहेल वड़ाइच साहब ने ये लिखा था नवाज शरीफ के बारे में कि नवाज शरीफ क्या बात है, क्या मुज़ाहमत दिखाई है, और बाद में 50 रुपये का स्टाम्प, बैठे जहाज पर सीधा लंदन, वहाँ जाके सारी की सारी तकरीरें की। पाकिस्तान के अंदर जुर्रत नहीं हुई कि यहाँ पर कोई लब कुशाई कर सके। ठीक है जी। अब सुहेल वड़ाइच साहब ने जो कॉलम लिखा है ना, सुहेल वड़ाइच साहब को 2 दिन के अंदर अंदाज़ा हो गया कि पूरे पाकिस्तान के अंदर उनको किस इज्जत के साथ नवाजा जा रहा है। तो आज का उन्होंने जो कॉलम लिखा ना वो ज़रा सुनिए, उसमें ज़रा उनको थोड़ी समझ आई है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के मखसूस जोग्राफी हालात ने अक्सरियत को मुल्क की सलामती के लिए नागज़ीर बना दिया है। अस्करियत, वो ऐन वाला अस्करियत, ठीक है। कहते हैं कि हालिया जंग ने अस्करियत के हमेशा से पाकिस्तान की तरजीह को होने वाले फ़वाइद को साबित कर दिया है।
अस्करियत ने वाज़ेह फतह हासिल करके अपने जवाज़ की दलील दी है। ठीक है जी, दलील दी है, बहुत अच्छी बात है। हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमने अपने दुश्मन को धूल चटाई है और पूरी कौम अपने शहीदों के साथ खड़ी थी। अब ज़रा आगे हैं, आगे क्या कहते हैं? कहते हैं कि माना के अक्सरियत, पहले था अस्करियत, अब है अक्सरियत। ये अक्सरियत अवाम वाली अक्सरियत। कहते हैं कि माना के अक्सरियत गैर मुनज़्ज़म है। माना के अक्सरियत के नुमाइंदे अक्सर करप्शन करते हैं, यानी कि सियासतदान करप्शन करते हैं। माना के उनमें से अक्सर नाअहल हैं, उनकी गवर्नेंस में गलतियां हैं। माना कि वो बैनुल अक़वामी हसासियत को समझने में भी नाकाम रहते हैं। ये भी माना कि अक्सरियत के नुमाइंदागान ना इतने तलीम याफ्ता और ना ही इतने अहल हैं कि वो हुकूमत को मौसर तौर पर चला सकें। लेकिन ये सब मानते हुए ये भी मानना पड़ेगा कि अक्सरियत के बगैर अस्करियत नहीं चल सकती। अक्सरियत के बगैर अस्करियत नहीं चल सकती। यह भी माना जाए कि सिविल के बगैर फौज मजबूत नहीं रह सकती। और यही बात तो रोते और पीटते हैं इमरान खान कि पाकिस्तान को जिन्होंने लूटा उनको इक़्तिदार क्यों दिया गया, पाकिस्तान की जड़ों को जिन्होंने खोखला किया उन चोरों लुटेरों को हमारे ऊपर मुसल्लत क्यों किया गया। यही तो बात कहते हैं इमरान खान। इमरान खान का नारा है पाकिस्तान के अंदर कि मुल्क भी मेरा और फौज भी मेरी। इमरान खान ने कहा था कि मैं इस मुल्क के लिए इतना जरूरी नहीं हूं जितनी एक बहादुर और तगड़ी फौज इस मुल्क के लिए जरूरी है। यह इमरान खान के अल्फाज है। लेकिन अवाम की हमायत किसी भी कौम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अगर अवाम की हमायत नहीं है तो आप जो मर्जी कर लें, आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। ठीक है जी। असदुल्ला खान ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी 10 साल के तसलसल में जनरल ज़िया मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ना डाल सके, उल्टा मुल्क तबाह कर दिया। 10 साल का तसलसल जनरल मुशर्रफ को भी मिला, वो भी मुल्क के मसाइल में इजाफा करके गए। 10 साल का प्लान जनरल बाजवा के पास भी था, लेकिन वो ज़ाती तरक्की और बका का प्लान साबित हुआ। उन्होंने कहा जी 10 साल का मंसूबा मुल्क की ज़रूरत है तो पूरी दुनिया 4 या 5 साल के बाद इलेक्शन क्यों करवाती है भाई। अगर 10 साल के मंसूबे से कौमों के मसाइल हल हो सकते हैं, मुल्क तरक्की की राह के ऊपर चल सकते हैं, तो अमेरिका के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, बरतानिया के अंदर, दूसरे जहां पर भी जमहूरियत है वहां पर 5 साल के बाद या 4 साल के बाद इलेक्शन क्यों करवाए जाते हैं। ये उन्होंने अहम तरीन सवाल पूछा है। आगे आ जाए जी। एक साफ़ी हैं ज़ईम लगारी, याद होगा आपको, इन्होंने पहली मरतबा जब इनको पकड़ा गया था, इन्होंने फिरोजपुर रोड के ऊपर जो एक मंसूबा बनाया गया था, ग्रीन लाइन बनाई गई थी मोटरसाइकिलों के लिए कि मोटरसाइकिलें यहाँ पर चलेंगी और गाड़ियाँ अलहदा चलेंगी। तो उन्होंने एक प्रोग्राम किया था कि भाई ये तो मतलब करप्शन हो रही है यहाँ पे, ये तो सही नहीं है। तो उनको पकड़ के कई दिन उनको गायब रखा गया था और बाद में फिर बारिश आई और बारिश ने वो रंग ही सारा धो दिया और वो इल्ज़ाम ठेकेदारों के ऊपर लगा दिया गया कि ठेकेदारों ने रंग इस्तेमाल से किया। अब वो ज़ईम लगारी जो है वो दोबारा बड़े मुतहर्रक हैं, वो कवरेज करते हैं, जाके नून लीग के जलसों के अंदर जाते हैं, वहाँ पे जाके लोगों से पूछते हैं कि हाँ भाई, तो लोग कहते हैं कि हम तो भाई तमाशा देखने आए हैं इनका, हम तो इमरान खान के साथ। तो उनके ऊपर गुस्सा काफ़ी ज़्यादा है, उनको दोबारा गिरफ्तार किया गया, आज उनको अदालत के अंदर पेश किया गया। तो आज उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा जी मुझे मरियम नवाज़ के खिलाफ बोलने की सज़ा दी जा रही है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि मैं बलोच हूँ और बलोच कभी नहीं डरता। मेरे साथ ये जुल्म मरियम नवाज करवा रही हैं, मगर मैं ये ऐलान करता हूं कि जुल्म के सामने मेरा वजूद टूट सकता है, झुक नहीं सकता। इमरान रियाज का शागिर्द हूं, सच्चाई की राह का मुसाफिर हूं, मैं किसी भी जबर के आगे सरेंडर नहीं करूंगा। ये ज़ईम लगारी साहब ने आज ये अहम तरीन पैगाम दिया है। अमेरिका के जो वज़ीर ख़ारजा हैं मार्को रूबियो, उनकी जानिब से भी एक अहम तरीन बयान जारी किया गया। वो कहते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान और भारत की सरगर्मियों पर नज़र रखे हुए है। थाईलैंड, कंबोडिया समेत जिन जिन ममालिक के दरमियान हमने सुलह करवाई है उनकी हम निगरानी करते हैं कि लोग कर क्या रहे हैं। आगे आ जाए जी। खैबर पख्तूनख्वा से स्टिल अभी तक बड़ी अफसोसनाक इतलात और ख़बरें मसूल हो रही हैं और हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की, वफाकी हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है। और वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो असर व रसूख वाले लोग हैं, जिनको अल्लाह ताला ने वाफर मकदार में रिज़्क अता कर रखा है, जिनको अल्लाह ताला ने अपनी नेमतें दे रखी हैं, उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने आस पास के लोगों को देखें कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो गया, गाँव के गाँव जो है वो सफ़ा हस्ती से मिट गए हैं, बह गए हैं, लोगों के जानवरों का नुकसान हुआ है, लोगों के घरों का नुकसान हुआ है, लोगों की जानों का नुकसान हो। जाने तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन
जो लोग बच गए हैं उनका सहारा हम सबको बनना है। मुझे आपको जो जो जिस जिस हैसियत के अंदर है, कोई बोल सकता है तो बोले, कोई लिख सकता है तो लिखे, कोई वहाँ पर ऑन ग्राउंड मौजूद है तो वहाँ से रिपोर्ट करे, और किसी को अगर अल्लाह ने ये हिम्मत, ये इस्तात अता कर रखी है कि वो डायरेक्टली जाकर लोगों की मदद कर सकता है तो वो लोगों की मदद करे। ये बहसीत कौम हम सब का फ़र्ज़ है। अभी ये इतलात मसूल हो रही हैं कि सवाबी के अंदर भी एक बड़ा सैलाबी रेल आया है और उसने भी बहुत सा नुकसान पहुँचाया है लोगों को। ठीक है जी, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए। शेख वकास अकरम ने बताया है कि वफाकी हुकूमत किस तरीके से मदद कर रही है। उन्होंने कहा जी इतनी मदद की यकीन दहानियों के बावजूद वज़ीर आज़म ने सिर्फ 3 अमदादी ट्रक भेजे हैं और वो भी NDMA की तरफ से आए हैं। उन्होंने कहा जी शर्म की बात यह है कि साथ ये हदायत आई हैं कि ये ट्रक तब तक खड़े रहेंगे और सामान तब तक तकसीम नहीं होगा जब तक वफाकी वज़रा नहीं आ जाते। उन्होंने कहा जी जानों का इतना ज़्या हुआ है कि लोग घर से बेघर हो गए हैं, आप लोगों के तमाशे ख़त्म नहीं हो रहे। ये शेख वकास अकरम की जानब से कहा गया है। नाज़रीन किराम, अभी तक लेता ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।